नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में विधानसभा के 4 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा निर्वाचन आयोग के तरफ से कर दी गई है। कल शुक्रवार 18 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, जो कि 25 अक्टूबर तक चलेगी और 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगले साल यानी कि 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ये चुनाव तमाम बिहार के राजनीतिक पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण बन गया है। आन बान शान की लड़ाई बन चुका है और इसे जीतने के लिए हर नेता, हर पार्टी अपना पूरा दम लगाने वाली है और वो ग्राउंड पर दिखाई भी दे रहा है। किस तरीके से तेजस्वी यादव अपनी यात्रा बीच में छोड़ देते हैं, क्योंकि चुनाव में ज्यादा अब अपना पूरा दम दिखाना है, अपना ताकत दिखाना है। दूसरी तरफ एनडीए के नेता ग्राउंड पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। कैंडिडेट की घोषणा अभी पूरी तरह से किसी पार्टी ने नहीं किया, लेकिन हर कोई ताकत दिखा रहा है। इसी से अंदाजा आप लगा लीजिए कि ये चुनाव जिसको सेमीफाइनल कहा जा रहा है 25 का, वो कितना अहम है। लेकिन इस वीडियो में हम आपको कुछ आंकड़े बताने जा रहे हैं। ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं और खासकर एनडीए के लिए तो मुसीबत वाले आंकड़े हैं, उनकी चिंता बढ़ाने वाले आंकड़े हैं और वहीं विपक्षी खेमे को ये आंकड़े खुश कर देंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि बिहार में जो 4 सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होगा, 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। पहलवानों की किस्मत दांव पर है। इन चारों सीटों पर हाल में जो लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ और उस दौरान जो वोटिंग हुई है, उसमें यह निकलकर सामने आया है कि जनता ने एनडीए को नापसंद कर दिया और जो विपक्षी खेमा है उसे ज्यादा तवज्जो दिया है। यानी कि तेजस्वी यादव के अगुवाई वाला खेमा बिहार में उसे ज्यादा जनता पसंद करते दिखाई दे रही है। आपको यह जानकारी होगी कि रामगढ़ की सीट, जो कि सुधाकर सिंह के सांसद बन जाने की वजह से खाली हुई, जो कि बक्सर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है, इस सीट पर जब लोकसभा के लिए वोटिंग हुई तो रामगढ़ के मतलब कि विधानसभा क्षेत्र में भी जनता ने सुधाकर सिंह को भर भर के वोट किया। राजद कैंडिडेट को सराखों पर रखा है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कैंडिडेट इस रामगढ़ विधानसभा के अंतर्गत पिछड़ गए। बिहार में 243 विधानसभा की सीटें हैं और 40 लोकसभा की सीटें हैं। हर लोकसभा के अंतर्गत कम से कम 6 विधानसभा की सीटें आती हैं, लेकिन 3 लोकसभा ऐसे हैं जहां पर 7-7 विधानसभा सीटें उन संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है, जिसमें आरा, बेगूसराय और नालंदा है। तो बात अगर हम बक्सर लोकसभा की करें तो रामगढ़ भी इसी के अंतर्गत आता है और जब वोटिंग हुई तो यहाँ की जनता ने, रामगढ़ की जनता ने अपने विधानसभा में राजद कैंडिडेट सुधाकर सिंह को 65,605 वोट दिए, जबकि बीजेपी कैंडिडेट मिथिलेश तिवारी को महज 55,677 वोट दिए। यानी कि लगभग 10,000 वोटों से मिथिलेश तिवारी बीजेपी कैंडिडेट इस सीट पर पिछड़ गए। जबकि शाहबाद का एरिया, बक्सर का एरिया माना जाता है कि यह क्षेत्र बीजेपी डोमिनेटेड क्षेत्र है। हालांकि 20 के चुनाव में भी बीजेपी का सफाया हो गया और इस बार लोकसभा चुनाव में भी उनका सफाया हो गया। रामगढ़ की जब चर्चा हम करते हैं तो 2 और उम्मीदवारों की चर्चा करनी जरूरी हो जाती है, क्योंकि इस बार उपचुनाव में भी वो अपना दम दिखाने वाले हैं। एक बसपा के उम्मीदवार, जिन्हें लोकसभा चुनाव के दौरान रामगढ़ विधानसभा में लगभग 35,568 वोट हासिल हुए और बसपा एक बार फिर से यहाँ कैंडिडेट दे रही है। 2020 के चुनाव में बसपा के कैंडिडेट अंबिका यादव तो दूसरे नंबर पर थे, बीजेपी कैंडिडेट अशोक सिंह तीसरे नंबर पर खिसक गए थे। हालांकि बहुत क्लोज फाइट थी, बावजूद इसके बसपा दूसरे नंबर पर थी। तो यह भी ध्यान रखना होगा कि बसपा कैंडिडेट कितना कमाल करते हैं। और आनंद मिश्रा की चर्चा कैसे ना करें, आईपीएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए, बक्सर से लोकसभा का चुनाव लड़ लिया। अब जनसुराज में कहा जाता है कि प्रशांत किशोर के बाद दूसरे नंबर के नेता हैं, लेकिन बक्सर का जब चुनाव लड़ा तो रामगढ़ सीट में उन्हें महज 970 वोट हासिल हुआ।
टोटल वोट उन्हें 46,000 से ज्यादा वोट मिले, लेकिन रामगढ़ विधानसभा में महज 970 वोट हासिल हुए। तो बक्सर की बाजी सुधाकर सिंह ने मारी, लेकिन रामगढ़ जो कि उनका क्षेत्र था, जो कि उनके पिता जगदानंद सिंह का क्षेत्र था, वहां की बाजी भी लोकसभा के चुनाव में, जहां मोदी मैजिक, पीएम मोदी के चेहरे पर वोटिंग होता है, उस दौरान भी सुधाकर सिंह ने बाजी मार ली। अब कहा जा रहा है कि राजद की तरफ से उनके भाई अजीत सिंह उम्मीदवार होंगे। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि लड़ाई कितने मजबूती के साथ वो देते हैं और पिता की सीट और भाई की सीट की जो विरासत है आगे बढ़ा पाते हैं या नहीं। अब दूसरी सीट है तरारी विधानसभा। ये आरा लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। आरा में 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें एक सीट तरारी है। पहले इसका नाम पीरो था और पहले सुनील पांडे बाहुबली चुनाव जीता करते थे। 2009 में जब परिसीमन हुआ तो इसका नाम बदलकर तरारी कर दिया गया, और पहली बार जब चुनाव हुआ 2010 में तो सुनील पांडे जीते, लेकिन 2015 और 2020 में माले के सुदामा प्रसाद यहां पर चुनाव आसानी से जीतते आ रहे हैं। आप कह सकते हैं कि वामपंथी कैडर यहां पर मजबूत है, लेकिन सुनील पांडे का भी अपना पकड़ है, बाहुबली पकड़ जरूर रहा है। लेकिन लोकसभा का जब चुनाव हुआ तो सुनील पांडे मैदान में नहीं थे। सुनील पांडे एनडीए के समर्थन में जरूर रहे होंगे, लेकिन मैदान में नहीं थे। मैदान में कौन था? तो बीजेपी कैंडिडेट एनडीए से, वहां के जीते हुए कैंडिडेट आरके सिंह, उनका बड़ा नाम था। लेकिन देखिए, जो वोटिंग के आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, जो हम आप तक रख रहे हैं, आपको मालूम होगा कि सुदामा प्रसाद तरारी से विधायक थे, लेकिन अब आरा का चुनाव जीत गए हैं और सांसद बन गए हैं। आरके सिंह हार गए, लेकिन तरारी की सीट पर, जो कि सुदामा प्रसाद की सीट थी, मोदी मैजिक होने के बावजूद, पीएम मोदी का चेहरा होने के बावजूद, आरके सिंह जैसा बड़ा नाम होने के बावजूद, तरारी विधानसभा में जो वोटिंग हुई उसमें जनता ने बीजेपी कैंडिडेट को 68,813 वोट दिए, जबकि विपक्षी खेमा और माले कैंडिडेट को 74,586 वोट दिए। यानी कि यहां भी लगभग 6,000 वोटों से विपक्षी कैंडिडेट जो है वो लोकसभा चुनाव के दौरान इस सीट पर आगे रहा। अब बात हम कर लेते हैं बेलागंज की। बेलागंज सीट वैसी सीट है जहां पर सुरेंद्र यादव, राजद के कद्दावर नेता, बाहुबली भी कहा जाता है उनको, कभी चुनाव हारे ही नहीं। एक बार सांसद बन गए थे तो सीट छोड़ा, कोई जीता दूसरा, लेकिन फिर जब सांसद नहीं रहे तो विधानसभा जब लड़ा तब चुनाव जीता। इस बार 2020 में भी वो चुनाव जीते, लेकिन 24 में उन्हें राजद ने जहानाबाद से अपना सांसद उम्मीदवार बनाया और वो चुनाव जीतकर अब संसद पहुंच गए हैं, इसलिए यह सीट खाली हुई है। देखना होगा कि इस सीट पर उनके बेटे चुनाव लड़ते हैं या कोई बड़ा और चेहरा आरजेडी से आता है। लेकिन देखिए, बेलागंज विधानसभा सीट जो है वो गया लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। गया लोकसभा के जो अभी सांसद हैं वो जीतन राम मांझी हैं, पहले इमामगंज के वो विधायक हुआ करते थे। लेकिन राजद ने यहाँ पर लोकसभा चुनाव के दौरान गया में कैंडिडेट बनाया था कुमार सर्वजीत को, और जो वोटिंग परसेंटेज निकल कर सामने आए हैं उसमें जीतन राम मांझी को बेलागंज में 67,890 वोट हासिल हुए और कुमार सर्वजीत को 70,836 वोट हासिल हुए। यानी कि कुमार सर्वजीत जो चुनाव हार गए गया से, गया लोकसभा में जीतन राम मांझी से, बावजूद इसके बेलागंज में जहां पर उपचुनाव होना है उस सीट पर उनकी पकड़ मजबूत रही और जनता ने जीतन राम मांझी से ज्यादा राजद कैंडिडेट को अपना वोट दिया है। अब देखना होगा कि इस बार बेलागंज में राजद कैंडिडेट क्या सचमुच सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ यादव होंगे या कोई नया चेहरा होगा। पिछली बार 2020 में इस सीट पर जदयू एनडीए से अपना कैंडिडेट उतारी थी अभय कुशवाहा, लेकिन अब वो औरंगाबाद के सांसद हो गए हैं, आरजेडी के खेमा ही बदल लिया। तो यहाँ पर चुनौती बड़ी है जदयू के लिए कि वो किसे कैंडिडेट बनाएगी। रॉकी यादव का नाम जरूर चला, लेकिन एनआईए का जो छापा था उसने सब कुछ खेल बिगाड़ दिया। अब कई नामों की चर्चा है, कई समाज के नामों की चर्चा है। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार किस पर भरोसा करते हैं। तो बेलागंज में भी जो एनडीए था वो पिछड़ गया। अब बात कर लेते हैं चौथी सीट इमामगंज की। इमामगंज के विधायक
थे उस समय जीतन राम मांझी। अब ये सीट खाली हुई है, इसीलिए उपचुनाव हो रहा है। लेकिन इमामगंज विधानसभा औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। और आपको इमामगंज का इतिहास मालूम होगा, उदय नारायण चौधरी यहाँ पर बहुत बार चुनाव जीते। अभी वो राजद में है, उस समय पहले वो जदयू में भी थे। लेकिन 2015 से जब जीतन राम मांझी ने यहाँ से चुनाव लड़ना शुरू किया, उसके बाद उदय नारायण चौधरी यहाँ कभी चुनाव जीत नहीं पाए हैं। और जीतन राम मांझी से 15 में भी हारे, 20 में भी हारे। तो ऐसे में जीतन राम मांझी के सामने भी बड़ी चुनौती है कि अपनी सीट को कैसे वो कब्जे में रखेंगे और दूसरे खेमे में न जाने दे। उदय नारायण चौधरी को राजद कैंडिडेट बनाएगी या नहीं, ये देखने वाली बात है। कोई और नाम की भी चर्चा चल रही है। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं इमामगंज की, जहां पर औरंगाबाद लोकसभा के अंतर्गत जब इस बार वोटिंग हुई तो क्या आंकड़ा रहा। औरंगाबाद लोकसभा में बीजेपी ने सुशील कुमार सिंह को कैंडिडेट बनाया, जो कि वहां के सिटिंग सांसद थे। और राजद ने औरंगाबाद से अभय कुशवाहा को कैंडिडेट बनाया, जो कि जेडीयू छोड़कर राजद में आए थे। जब वोटिंग हुई तो इमामगंज में जनता ने, जो कि एनडीए की सीट, जीतन राम मांझी की सीट, जीते हुए विधायक, बावजूद इसके जनता ने इमामगंज विधानसभा सीट पर बीजेपी कैंडिडेट को महज 68,271 वोट दिए, जबकि विपक्षी कैंडिडेट अभय कुशवाहा को 70,899 वोट दिए। यानी कि यहां भी लगभग 2000 वोटों से जो आरजेडी कैंडिडेट विपक्षी खेमा था वो लीड किया। और यही बड़ा कारण रहा कि औरंगाबाद की सीट बीजेपी के हाथ से चली गई लोकसभा की, और अभय कुशवाहा वहां पर अपना झंडा, आरजेडी का झंडा गाड़ने में कामयाब रहे। अब तो बड़े नेता के तौर पर उन्हें पहचाना जा रहा है। अब देखिए कि ये 4 विधानसभा की सीटें थी, चारों के आंकड़े हम आप तक पहुंचा रहे थे। और देखिए चारों ही सीटों पर हाल में जो लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ, उसमें भले ही कम वोट से हो या कहीं ज्यादा वोट से हो, लीड विपक्षी कैंडिडेट को ही मिला है। एनडीए कैंडिडेट को किसी भी सीट पर लीड नहीं मिला। इमामगंज की सीट, जो कि एनडीए की सीट थी, वहां भी आरजेडी कैंडिडेट ने लीड किया। और ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं और चिंता बढ़ाने वाले हैं एनडीए की, कि मोदी मैजिक, नीतीश कुमार का चेहरे बावजूद आखिरकार कहां चूक हो गई, कहां गलती हो गई कि लोकसभा के शाहबाद के क्षेत्र में तो वो साफ हो ही गए, लेकिन साथ ही साथ दूसरे क्षेत्रों में भी उन्हें हार झेलनी पड़ी है, वो पीछे रहे हैं। भले ही गया लोकसभा का चुनाव जीतन राम मांझी ने जीत लिया, लेकिन उसके अंतर्गत आने वाले बेलागंज विधानसभा में वो अपने प्रतिद्वंदी से 2000 वोटों से पीछे रह गए थे। तो बड़ा ही इस बार चुनावी जो माहौल है वो गरमाया हुआ है। एनडीए और आईएनडीआईए गठबंधन की लड़ाई तो है ही, लेकिन साथ ही में जनसुराज ने एंट्री मार ली है और इसे त्रिकोणीय बनाने में पूरा अपना ताकत लगा दिया है। कई निर्दलीय कैंडिडेट भी ताल ठोकने की तैयारी में है, पहलवान बनकर मैदान में उतरने की तैयारी में लगे हुए हैं। वो कितना कमाल कर पाएंगे। तरारी सीट पर तो कैंडिडेट की घोषणा पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह की प्रशांत किशोर ने कर दी। एक नया नाम, एक नया चेहरा, नामी गिरामी चेहरा लेकर आए हैं। अब देखना होगा कि जनता कितना उन्हें पसंद करती है। लेकिन ये सब का जो पूरा लबोलबाब है यही है कि एनडीए के लिए आंकड़े उतने अच्छे अभी हाल में नहीं निकल कर सामने आए हैं जितने अच्छे की विपक्षी खेमे के लिए। तो आप इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।